हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 1 के लिए दोस्तों महा मेगा टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें लेवल 1 के लिए दोस्तों आज अपना इसमें पहला नंबर का मॉडल पेपर है। इसमें कुल 150 प्रश्न शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों लेवल 1 वालों के लिए ये अमृत है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेवल 1 के लिए अमृत है। टेस्ट आपको रोजाना देना है, मेरे साथ में चलना है। करीबन मैं आपको 50 मॉडल पेपर है वो परीक्षा तक करवाऊंगा, इसलिए रोजाना मेरे साथ में चलना है अगर आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा क्लियर करनी है तो। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, 15वीं विधानसभा की दलगत स्थिति के बारे में सही कथन है, यानी कि अपने को यहां पर बताना है कि किसकी कितनी सीटें थी। ठीक है, देखिए भाजपा की 71 सीटें, कांग्रेस की 108 सीटें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कि 3 सीटें, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान से कितनी महिलाएं लोकसभा में सांसद है? कितनी महिलाएं लोकसभा में सांसद हैं? देखिए अगर मैं बात करूं तो 25 सीटें हैं वो लोकसभा की हैं। ठीक है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 महिलाएं कौन कौन सी है? एक तो है दिया कुमारी जो राजसमंद से है, एक है जसकौर मीणा जो दौसा से है, और एक है रंजीता कोहली जो भरतपुर से है। ठीक है, ये 3 महिलाएं लोकसभा में सांसद है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में तीसरा सैनिक स्कूल कहां खुलने जा रहा है? तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर खुलने जा रहा है? तो दोस्तों ये हल्दीना गांव अलवर में खुलने जा रहा है। कहां पर है? हल्दीना गांव अलवर में ये खुलने जा रहा है। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 29वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 29वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहां पर देखिए, सीनियर कैटेगरी में जयपुर के अनिकेत चौधरी को यह पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। जूनियर कैटेगरी में उदयपुर के अनिरुद्ध सिंह को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही है। सब जूनियर कैटेगरी में जयपुर के रोहन राजभर को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? 29वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 2021-22। इसमें सारे के सारे कथन सत्य हैं, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए 19-20 अगस्त 2022 को राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का देश में 12वां स्थान है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रदेश का नवीनतम 16वां कंजर्वेशन रिजर्व पलथाना सीकर है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे जो पलथाना सीकर है वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। प्रदेश का यानी कि राजस्थान का नवीनतम 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है ये दोस्तों जालोर जिले के चीतलवाना तहसील की खेजड़ियाली गांव पंचायत के गांव का नाम है रणखार। ठीक है, रणखार याद रखना दोस्तों, रणखार गांव का नाम है। ठीक है, ये जो रणखार है ये 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहां पर अपना तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखा है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है दोस्तों, देखिए यहां पे 4 से 10 जनवरी के मध्य किया गया, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सत्य कथन नहीं है। देखिए रोहट पाली में ये अभी किया गया 2023 के अंदर, पाली के अंदर। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में मजदूरी में वृद्धि की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2022 में मजदूरी में वृद्धि की गई थी, ठीक है। उसके संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए, अकुशल श्रमिक की मजदूरी 259 रुपये प्रतिदिन, बिल्कुल सही है। अर्धकुशल श्रमिक की मजदूरी 271 रुपये प्रतिदिन, बिल्कुल सही है। कुशल श्रमिक की मजदूरी 293 रुपये प्रतिदिन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 293 नहीं, इसमें 283 रुपये प्रतिदिन है। ये कितनी कितनी है? 283 रुपये प्रतिदिन। और उच्च कुशल श्रमिक की मजदूरी 333 रुपये प्रतिदिन है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है। देखिए, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 ये मिला है दोस्तों डिलोई गांव मंडावा झुंझुनू को, ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2022 है, ये मिला है दोस्तों ग्राम पंचायत गगचाना छिपा बड़ौद 12 को मिला है, बिल्कुल सही है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2022 ग्राम पंचायत बस्थूनी किशनगंज 12 को मिला है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखिए, अजमेर की किस बालिका को कैलीग्राफी हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? अजमेर की किस बालिका को कैलीग्राफी हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गौरी महेश्वरी को। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर गौरी महेश्वरी को। आगे देखिए, पद्मश्री पुरस्कार 2022 के पद्मश्री पुरस्कार 2022 से राज्य की शख्सियतों को सम्मानित किया गया, उनसे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें दोस्तों असत्य है? पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया था, ठीक है, उसके संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है। देखिए, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध कला क्षेत्र से है, बिल्कुल सही है। अवनी लेखरा का संबंध चूरू से है, गलत हो जाएगा दोस्तों। अवनी लेखरा का जो संबंध है वो कहाँ से है? ये जयपुर से है, ठीक है। अवनी लेखरा का खेल एयर राइफल है, बिल्कुल सही है। राम प्रसाद शर्मा का संबंध कला क्षेत्र से है, बिल्कुल सही है। अब इसमें असत्य कथन कौन सा हुआ? 2 नंबर का, और यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन हेतु सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? बताइए, राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में दोस्तों ये गठन किया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन विजय कुमार व्यास। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया? भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी राज्य में रखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द्वितीय श्रेणी भाग बी में, द्वितीय श्रेणी भाग बी में दोस्तों रखा गया है, ठीक है, किसको? राजस्थान को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? दोस्तों करौली जिले का जो गठन है ये कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 19/7/1997, यानी कि 19 जुलाई 1997 को दोस्तों करौली जिले का गठन हुआ था। याद रखना 32वां जिला बना था दोस्तों करौली। यहां पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए यहां पर झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए ये अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये हाड़ौती के पठार के भौतिक क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार में, कोटा बूंदी के अंदर ये फैली हुई है। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है?
तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जल संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जल संरक्षण के लिए। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ताप्ती नदी है, ये राजस्थान से होकर नहीं बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी है, ये राजस्थान से होकर नहीं बहती है। बाकी रूपारेल, माही और लूनी ये तीनों नदियां राजस्थान से होकर बहती है। यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मरुस्थलीय पौधारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है। मरुस्थलीय पौधारोपण एवं मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है जोधपुर में। ठीक है, कहां पर है? जोधपुर में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब अपने को बताना है कि कौन सा इसमें कथन है वो सत्य है। मिट्टी से संबंधित ये प्रश्न है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा सही है। देखिए, भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, भीलवाड़ा जिले के आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है, गलत हो जाएगा दोस्तों। पहाड़ी मिट्टी नहीं, वहां पर दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में। तो यहां पर ये इसमें गलत दे रखा है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 2 ही सही है, एक तो क और एक ख है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल क एवं ख सही है। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों पता होगा आप सभी को। देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं, एक तो जयपुर का जो जनघनत्व है वो दोस्तों 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और एक है भरतपुर का है दोस्तों 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यानी कि 500 से ज्यादा सिर्फ 2 जिले हैं, एक जयपुर और एक भरतपुर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी 500 से कम है। आगे देखिए, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? कछाबू कौन पहनता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कछाबू महिलाएं पहनती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर है इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, महिलाओं का घुटने तक का घाघरा होता है जिसको बोलते हैं कछाबू। आगे देखिए, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुपे। कौन सा है? मुपे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुपे। तो यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, बांस किस श्रेणी में आता है? बांस कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों बताइए? सभी को पता होगा, बांस है वो घास की श्रेणी में आता है, घास की श्रेणी में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उड़न गिलहरी के लिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये फैला हुआ है। आगे देखिए, दर्राह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दर्राह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? सभी को पता होगा, ये कोटा में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है बाड़मेर। ठीक है, क्या है? बाड़मेर। तो यहां पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लेवल 1 के अंदर मैं आपको बताऊं कि 5 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के, 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 5 प्रश्न मैथ के, ठीक है, 10 प्रश्न आपको जनरल साइंस से संबंधित है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं वो आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है अगर आपको रीट लेवल 1 का पेपर है वो क्लियर करना है तो। ठीक है, बहुत ही शानदार ये पेपर था। ठीक है, और आप टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी है वो दोस्तों और भी अच्छी हो जाएगी।
ठीक है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और अभी से मेरे साथ में चलोगे तब आप 50 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो दे पाओगे, अन्यथा आप एक साथ 50 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो नहीं दे पाओगे। अगर आप दोगे भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आराम से 1 घंटे का समय निकालिए दिन में और मॉडल पेपर का टेस्ट दीजिए, मजा आएगा आपको। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा दोस्तों सीसा जस्ता का एकल जमा है, बताइए। यानी कि सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्खनन कहाँ पर होता है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा जावर में। ठीक है, जावर कहाँ पर है, उदयपुर में। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है। राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सुपर नेशनल हाईवे का, सुपर नेशनल हाईवे का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1985 में हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। आगे देखिए, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। ठीक है, उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है, सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, बताइए किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष से प्राप्त हुए हैं दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष हैं ये। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आहड़ संस्कृति। ठीक है, यहाँ पे बनास का नाम आ रहा है तो दोस्तों आहड़ संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिले हैं, बताइए। रानी कर्मावती के जौहर के प्रमाण हैं वो कौन से ताम्रपत्र से प्राप्त हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पुर ताम्रपत्र से। कौन सा ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए किसे गिरवा की पहाड़ियों में भेजा था। अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए किसे गिरवा की पहाड़ियों में भेजा था, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो भेजा था किसे, हुसैन कुली खां को, हुसैन कुली खां को भेजा था। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था, सही उत्तर हो जाएगा वो है चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्र। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। निम्नलिखित 4 चौहान शासक का कालक्रम यहाँ पर दे रखा है, उनको व्यवस्थित करना है। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज तृतीय है, इनके पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर था। यानी कि सबके लास्ट में 2 और 4 होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वीराज अंतिम शासक था तो 2 और 4 है वो कौन से ऑप्शन में है, वही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा, चौथा नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर और फिर पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था। दोस्तों अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज के द्वारा की गई थी।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। काफी बार लोग है वो गलत कर देते हैं, अजयपाल कर देते हैं, अजयपाल नहीं है, अजय राज है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस्ताद अल्लादिया खां द्वारा परिवर्तित गायन शैली संबंध है, बताइए। उस्ताद अल्लादिया खां द्वारा परिवर्तित गायन शैली संबंध है, तो दोस्तों बताइए कहां से संबंधित रखते हैं ये उस्ताद अल्लादिया खां। राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर घराने से संबंधित है दोस्तों, ये 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणगौर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणगौर इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए तेजाजी के मेले का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों ये परबतसर नागौर में आयोजन किया जाता है, परबतसर नागौर में आयोजन किया जाता है तेजाजी के मेले का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 1800, देखिए 1844 ईस्वी में दोस्तों कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। कहां पर है? तो दोस्तों जयपुर में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल राजस्थान लोक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें हेला ख्याल है ये दोस्तों दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। यहां पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, देखिए बताइए कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, गवरी। गवरी है ये भीलों का लोक नृत्य है। ठीक है, भीलों का नृत्य है ये। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वालर, मांदल और लूर ये तीनों नृत्य गरासिया जनजाति के हैं। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी है ये दोस्तों अलवर में है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है, बताइए लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो भरतपुर में। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर भरतपुर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटी की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बगरू। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बगरू। ठीक है, आगे देखिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेजर बटन की हत्या की गई थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो दोस्तों बिजोलिया जागीरदार का जो रवैया है ये था दोस्तों लागू करने को मना किया। ठीक है, लागू करने को मना किया। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लागू करने को दोस्तों ये एक इस समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया है वो लागू करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? बताइए, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें साहिब राम। कौन था? साहिब राम। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, संत पीपा की गुफा है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों ये टोडा में है। कहां पर है? टोडा में। ठीक है, कहां पर है ये? टोडा में, याद रखना।
आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे टोडाग्राम टोंक में है। आगे देखिए यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने 1939 ईस्वी में शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किया? शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? बताइए, तेजाजी के चबूतरे को थान तो पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को दोस्तों घोड़ला कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तारकसी के आभूषण के लिए दोस्तों बताइए, तारकसी के आभूषण के लिए कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा प्रसिद्ध है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंडोरा पहना जाता है। बताइए कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है? कंडोरा दोस्तों ये महिलाओं के द्वारा दोस्तों कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, कमर का आभूषण है ये। आगे देखिए, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो दोस्तों ये एकीकरण है ये 1956 में पूर्ण हुआ था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वागड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? बताइए किसका लेखक वीरभान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजरूपक ग्रंथ का जो लेखक है वो वीरभान था। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ढोला की उम्र दोस्तों 3 वर्ष थी। ठीक है, कितनी थी? 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विजयदान देथा का संबंध है दोस्तों। विजयदान देथा का संबंध है किससे है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर ये एक लेखक है। क्या है? लेखक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोक साहित्य से इनका संबंध है। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। बताइए, राज्यपाल अपने सविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। बताइए किसकी सहायता और सलाह से करेगा अपने कर्तव्यों का निर्वहन? राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 167। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? बताइए, निम्न में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों जिला कलेक्टर। यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला कलेक्टर। आगे देखिए, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। दोस्तों राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के युग्म को दोस्तों अपने को यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है उसको बताना है। देखिए, भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर है, बिल्कुल सही है। चूरू का दोस्तों काला हिरण है, बिल्कुल सही है। भरतपुर का सारस है क्रेन, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए अलवर का दोस्तों यहाँ पर आपने सभी ने दोस्तों बाघ दे रखा है जो कि दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। भरतपुर का जो शुभंकर है वो है दोस्तों कौन? सांबर।
कौन है? सांबर है। याद रखना दोस्तों, भरतपुर अलवर, अलवर जिले का जो शुभंकर है वो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों वो है सांबर, याद रखना, ठीक है, सांबर। तो यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? बताइए, राजस्थान में राज्य वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों ये JICA कंपनी जापान के वित्तीय सहयोग से की जा रही है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। जैसलमेर को पीली नगरी कहते हैं, पीला पत्थर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पीला पत्थर का उत्पादन होता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, प्रथम औद्योगिक नीति राजस्थान की, तो दोस्तों ये 24 जून 1978 को लागू की गई थी। तो यहाँ पर वर्ष 1978 में 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर अवस्थित है? बताइए कौन से मंदिर का कौन सी देवी का मंदिर स्थित है सांबर झील में? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शाकंभरी देवी का। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी देवी का। आगे देखिए इसमें घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिवाड़ सवाई माधोपुर में ये स्थित है, ठीक है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है? मुख्यमंत्रियों का जो क्रम है उसको अपने को यहां पर क्या करना है? जमाना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहां पर देखिए क्रम है वो जमाना है। सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सबसे ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें आएगा भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। उसके बाद में हरदेव जोशी, ठीक है, ये 3 नंबर पे। और उसके बाद में अशोक गहलोत। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें देखिए राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में जमाना है अपने को, ठीक है। तो यानी कि सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम, तो अपने को यहाँ पर है मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के मुख्य सचिव सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा एक इसमें मुख्य सचिव से संबंधित सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए दोस्तों, एक तरफ मुख्य सचिव है, दूसरी तरफ अवधि दे रखी है। गोपाल कृष्ण बड़ौत, इनका जो कार्यकाल 1985 से 1980, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। दोस्तों इसमें 77 से 1980 तक है इनका कार्यकाल, ठीक है। 1977 से 1980 तक, ठीक है, 1977 से 1980 तक इनका कार्यकाल था गोपाल कृष्ण बड़ौत का, ठीक है। विपिन बिहारी लाल माथुर, इनका जो कार्यकाल था वो दोस्तों 1986 से दोस्तों 1992 तक था, बिल्कुल सही है। आर के नायर का जो कार्यकाल 2002 से 2005 तक था, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मीठालाल मेहता, यहाँ पे 2000 से 2012 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मीठालाल मेहता का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1994 से 1997 तक था, ठीक है, 1994 से 1997 तक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 गलत दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से? इसमें एक तो पहला सुमेलित नहीं है और एक तीसरा इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दो राइट आंसर होने चाहिए, 1 और 3, ठीक है। तो दोस्तों आप कूट भाषा में कर लेना,
1 और 3 इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020 बिल्कुल सही है। मिशन कर्मयोगी 20 नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये दोस्तों, ये 2 सितंबर को प्रारंभ की गई थी, 2 सितंबर 2020 को। देखिए एक मिनट फिर से देखिए इसको, आत्मनिर्भर भारत अभियान 13 मई 2020 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मिशन कर्मयोगी ये 20 नवंबर 2020 दे रखा है, ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। मिशन कर्मयोगी है ये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी गई थी इसमें। और मिशन कर्मयोगी जो योजना है, ये योजना 2 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी, 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 बिल्कुल सही है। समर्थ योजना 14 मई 2020 ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्राम पंचायत। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है, बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों के सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है, तो दोस्तों हिस्सेदारी का अनुपात है 60:40, 60% केंद्र का, 40% राज्य का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना आरंभ की गई। ये योजना आरंभ की गई दोस्तों महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना प्रारंभ की गई। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 6 किस्तों में दोस्तों 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य है दोस्तों गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मेशन स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 लाख रुपए। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए। आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार समारोह है प्रतिवर्ष आयोजित होता है। गार्गी पुरस्कार समारोह है प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बसंत पंचमी पर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बसंत पंचमी पर ये दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। आगे देखिए, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, बताइए कौन से प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली किसके द्वारा परिवर्तित है। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली किसके द्वारा परिवर्तित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों न्यूपा के द्वारा, NUEPA के द्वारा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से
पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्माइल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? स्माइल कार्यक्रम। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों RSCERT के नेतृत्व में। RSCERT के नेतृत्व में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्र छात्राएं नहीं है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में पात्र छात्राएं नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 9वीं कक्षा में अध्ययनरत अन्य ग्राम की छात्राएं, 9वीं कक्षा में अध्ययनरत उसी ग्राम की छात्राएं, 9वीं कक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्राएं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, NEP 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? NEP 2020 में कब तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2035 तक। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2035 तक। आगे देखिए, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई? ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2007-8 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2007-8 में। आगे देखिए, आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2004-5 में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2004-5 में। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। न्यूनतम साप्ताहिक घंटे है वो 45 घंटे है, ना कि 60 घंटे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बताइए, यह अधिनियम है ये कि कौन से ये जो अधिकार है बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2009 के अधिनियम के अंतर्गत। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो बताइए कौन सी शिक्षा नीति की जगह लेगी? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपने प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं दोस्तों। 5 प्रश्न हिंदी व्याकरण के आएंगे, 5 प्रश्न इंग्लिश व्याकरण के। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मुहावरे का भावार्थ है। दोस्तों मुहावरे का भावार्थ है क्या हो जाएगा? देखिए, जिसका कहीं ठिकाना न हो। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आगामी। आगामी है ये दोस्तों, शुद्ध शब्द नहीं है, सॉरी शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द में, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये शुद्ध शब्द है। आगे देखिए, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। ये दोस्तों ये उदाहरण है, ये हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है।
यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों प्राण। प्राण है ये शब्द है, ये बहुवचन है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। दोस्तों बताइए एकाकिनी शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? इसका लिंग हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें एकाकी क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा इसमें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर अपने इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, वन शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप वंस वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये अपने वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए टू कीप वंस वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप वंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टू फुलफिल ए प्रोमिस, टू फुलफिल ए प्रोमिस। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यू सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग विथ योर ब्रदर। दोस्तों बताइए इसका अपन पेश हो, इसमें क्या क्या चेंज करेंगे? यू शुड टू मी आई वॉज प्लेइंग विथ योर ब्रदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यू टोल्ड मी दैट यू हैड बीन प्लेइंग विथ माई ब्रदर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हु टीचेज यू इंग्लिश। तो बताइए हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, आई ए नाइस पेन। तो आई के आगे क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों, इसमें बताइए, इसमें आएगा आई हैड ए नाइस पेन। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में आएगा दोस्तों, शी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 101 नंबर प्रश्न है। देखिए 8,965 माइनस 4,096 माइनस 3156 बराबर क्या आएगा? दोस्तों इसको बराबर माइनस करोगे, सीधा सा है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 4,000 दोस्तों गुणेत्तर और 3156 दे रखा है। ठीक है, तो सीधा सा है, इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 7,225। ये 8,965 में से 7,225 घटाए तो 1,740 बचे। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है। एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है। 6,240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखिए आपने को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है कितनी? 10, 8 सेमी और 6 सेमी। ठीक है, तो 10 × 8 × 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 10 × 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 80, और 80 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 480। तो यहाँ पर है 480 सेमी आ गया। अब देखिए 6,240 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सीधा सा इसमें क्या कर लीजिए, 6,240 में 480 का भाग दे दीजिए। 0 से दोस्तों 0 ये कट गया। 48 का भाग दोस्तों 624 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेमी है, तो सतहों का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों सतहों का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? सीधा सा है, देखिए माना घन की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर क्या है? ए। ठीक है, क्या है? ए है। तो दोस्तों यहाँ पे घन की लंबाई, तो दोस्तों इसमें देखिए 3a बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर 24 दे रखा है। ठीक है भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अपन ने मान लिया a, तो दोस्तों 3a बराबर क्या कितने हो गए? 24। तो दोस्तों तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 24 में 8 का 24 में 3 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 8। तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों? a बराबर आ गया 8। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए घन की सतहों का क्षेत्रफल, तो दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी आ गई यहाँ पर, 8 आ गई, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, कितना होता है दोस्तों, 64, तो 6 इंटू 64 कर लीजिए, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों दोनों सिरों की एक खुली बेलनाकार नली धातु की बनी है, ठीक है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 सेमी है तथा इसकी लंबाई 21 सेमी है। प्रत्येक धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेमी मोटी है। धातु का आयतन, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 60 और महत्तम समापवर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से वो संख्या कौन सी होगी, बताइए। सभी को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए 15 और 20, ठीक है। 15 और 20 में दोस्तों देखिए इसमें 5 का भाग जा रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे 15 है और 20, तो यहाँ पर देखिए 60 के अंदर 15 का भाग जा रहा है और 20 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 और 20। आगे देखिए एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेमी की दूरी पर है और इसके उपरांत लेंस से 16 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। दोबारा देखिए, अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। जनरल साइंस से संबंधित 10 प्रश्न जनरल साइंस के, ठीक है। एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेमी की दूरी पर है और इसके उपरांत लेंस से 16 सेमी पर रखी जाती है। दोनों ही स्थितियों में वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन समान है। लेंस की फोकस दूरी है दोस्तों लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा वो है 20 सेमी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 सेमी। आगे देखिए इंटेस्टिनियल, देखिए दोस्तों इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है, तो कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोबलेट कोशिका को। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गोबलेट कोशिका। आगे देखिए आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें परिसंचारी तंत्र, परिसंचारी तंत्र है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सबसे बड़ा अंडा कि जिस जीव का होता है वह है, सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शुतुरमुर्ग। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। आगे देखिए अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अम्लीय। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। आगे देखिए फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान को केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भानुकृत अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माउंट अल्ब्रूस, जिसको एल्ब्रूस कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी क्या था, क्या कार्य था। मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो दोस्तों बताइए क्या कार्य था, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वेतन संबंधी मामलों को देखना, ये कार्य था दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रामगढ़ खटगढ़ जेतावास दर्रे किस पहाड़ियों में स्थित है, रामगढ़ खटगढ़ जेतावास दर्रे किस पहाड़ियों में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ये स्थित है बूंदी की पहाड़ियों में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बूंदी की पहाड़ियों में, ठीक है। अब आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए
जैक गणित में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? बताइए दोस्तों, जैक गणित में एक कमजोर छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा? बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में दातव्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह हो या भाषा। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए, ठीक है, जो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य दोस्तों विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, ये दोस्तों पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है, इनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, वह परीक्षण जिससे किसी विषय विशेष इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है, वह है। वह परीक्षण है जिससे किसी विषय विशेष इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है, वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। मूल्यांकन में बल दिया जाता है तो दोस्तों मात्रा गुण मूल्य, इन तीनों का दोस्तों बल दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह x से परिचित करवाती है, यानी कि परिचित कराती है, तथा अंत में गुणनफल का पता लगाने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है। तो यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है दोस्तों? वो कर रही है मूर्त से अमूर्त संप्रत्य की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। वर्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रयोगशाला विधि। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विज्ञान परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। एक विज्ञान परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अंकों की स्थिरता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ठीक है, यह है दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये गलत है। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए, निरंतर चलता है, तत्काल किया जाता है, निदानात्मक कार्य के पश्चात संभव होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय है, तो वो नवीनतम विषय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक ज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक यात्राएं हैं। भौगोलिक यात्राएं हैं तो दोस्तों क्रियात्मक सामग्री है भौगोलिक यात्राएं, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एफ एवं व, मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की किस समस्या से संबंधित है? अधिगम की किस समस्या से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्षीकरण की। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायोजना कार्य का सोपान है। प्रायोजना कार्य का सोपान क्या है दोस्तों? इसका जो सोपान है वो है परिस्थिति का निर्माण, प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना, प्रायोजना का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है? वो है दोस्तों ब्रेल लिपि। कौन सी है? ब्रेल लिपि। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो दोस्तों वो वैज्ञानिक कौन था? उस वैज्ञानिक का नाम था सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षण को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, कारण कि प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, कारण है कि, बताइए क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है? बताइए कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान। शारीरिक और मानसिक थकान। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम जो गिनने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परंपरागत संबंधता अधिगम। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 9। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 9। आगे देखिए, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वो है नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो वो मूल कारण क्या है? सामाजिक अनोन्य क्रिया। सामाजिक अनोन्य क्रिया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार का विकल्प है? निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार का विकल्प है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, निम्न में से ई कॉमर्स का लाभ कौन सा है? निम्न में से ई कॉमर्स का लाभ कौन सा है? देखिए, वस्तु की पूर्ण जानकारी तथा चयन का विकल्प, उत्पादक व क्रेता के मध्य मध्यस्थ कम होने के कारण लागत कम होना, व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान में लागत व समय की कमी होना, ये सभी क्या है? ये ई कॉमर्स के लाभ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शोध उपकरण हेतु, शिक्षक अधिगम हेतु, प्रबंध उपकरण हेतु। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी रोम, इन सभी का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हार्ड डिस्क में प्लेटर किस पदार्थ के बने होते हैं? किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रीट भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा लेवल 1 के लिए मॉडल पेपर नंबर 1 है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने दोस्तों लेवल 2 के भी मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। वहां पे आपको लेवल 1 और लेवल
टू का अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर टेस्ट है वो रोजाना दें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।